चलिए, इससे पहले के पार्ट में हमारे 1 से लेकर 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं मॉड्यूल नंबर 2 के, जो है अपना वायर जॉइंट सोल्डरिंग इन अंडरग्राउंड केबल। तो अभी इस वीडियो में हम कवर करेंगे 26 से लेकर 50 क्वेश्चन, मतलब टोटल हम 25 क्वेश्चन इसके अंदर देखेंगे, जो हमारे एनसीवीटी द्वारा सीबीटी एग्जाम में आने वाले हैं अपडेटेड 2024 के एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन टारगेट किए गए हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर एग्जाम के लिए सीबीटी, और अप्रेंटिसशिप के एग्जाम के लिए, और सीआईटीएस एग्जाम के लिए, और बहुत से एग्जामों के अंदर जो इलेक्ट्रिक रिलेटेड है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 26। विच मेथड ऑफ केबल लेइंग इज सुटेबल फॉर कंजेस्टेड एरिया, मतलब केबल बिछाने की ऐसी कौन सी विधि है अंडरग्राउंड की कि जो अगर संकीर्ण जगह है, कम जगह है, उस जगह पर की जाती है। जब भी हम अंडरग्राउंड वायरिंग करते हैं तो उस वायरिंग के अंदर हमको केबलों के बीच में दूरी रखनी पड़ती है, और उनके बीच की दूरी लगभग होती है 30 सेंटीमीटर। जब हम एक वायर को उसके अंदर बिछाएंगे, जब उसके बाद जो दूसरा वायर हम बिछाएंगे तो उसको हमको 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर उसको बिछाना पड़ता है। लेकिन अगर जगह बहुत ही कम है, संकीर्ण क्षेत्र है, तो वहां पर हमको फिर सहायता लेना पड़ती है डक्ट पाइप्स की। इस तरीके से पाइप हमको एक लगाना पड़ते हैं, जिसमें हम 3 भी लगा सकते हैं, और 6 भी लगा सकते हैं, या फिर 9 भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, डक्ट पाइप्स, राइट आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27। विच टाइप ऑफ जॉइंट इज सुटेबल फॉर मोर टेंसाइल स्ट्रेस, मतलब किस प्रकार का जोड़ अधिक तन्यता या तनाव के लिए उपयुक्त है। जब हम ओवरहेड लाइन के ऊपर वायरिंग करते हैं तब हमने देखा है कि उनके ऊपर बहुत सारा तनाव होता है, मतलब एक पोल से दूसरे पोल तक वो वायर के ऊपर बहुत ही ज्यादा तनाव होता है। तो उस जगह पर हमको कौन से जॉइंट का उपयोग करना है। जब हम बीच में अगर वायर उसकी खत्म हो गई तो वहां पर हमको अगर वायर को बढ़ाना है तो हमको एक जॉइंट लगाना पड़ेगा, और वो जॉइंट कैसा होना चाहिए, जो टेंसाइल हो, मतलब तनाव को भी सहन कर सके। तो उसके अंदर हमारा जो सही ऑप्शन है वो है वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। ये जॉइंट जो है वो अधिक तनाव सहन कर सकता है। उसके बाद हम दूसरे जो जॉइंट देखेंगे, स्कार्प जॉइंट। स्कार्प जॉइंट इस तरीके से होता है, और इसके ऊपर एक वायर लपेट देते तो वो ज्यादा तनाव सहन नहीं कर सकता, तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद ब्रिटानिया टी जॉइंट। टी जॉइंट जो है वो किसी लाइन से मध्य में से हमको अगर कनेक्शन लेना है तो उसके लिए किया जाता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है। उसके बाद मैरिट जॉइंट। मैरिट जॉइंट जो 4-5 वायर को इस तरीके से आपस में मिला के करते, तो उस जॉइंट को भी अधिक तनाव सहन करने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। इसलिए अब हमारे पास जो आंसर बचता है वो है ऑप्शन नंबर सी, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। इसके पहले भी हमने इसके बारे में बात की थी, इसे अगले वीडियो में पार्ट 3 में। चालकता की इकाई क्या है। तो कंडक्टेंस किसको कहते हैं, जो बिल्कुल रेजिस्टेंस के उल्टा होता है, अपोजिट होता है। मतलब रेजिस्टेंस करंट को प्रवाहित होने के लिए विरोध करता है, और कंडक्टेंस करंट को प्रवाहित होने के लिए सुगमता प्रदान करता है, मतलब आसानी प्रदान करता है। तो जो हमारा रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम, ये बिल्कुल ही उसका उल्टा होता है मो, OHM। तो ये उसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा MHO। और इसका जो संकेत होता है कॉलर वाला, इसका बिल्कुल उसको ही उल्टा कर देते हैं। तो कंडक्टेंस को आप ये याद रखिए कि रेजिस्टेंस के विपरीत है। रेजिस्टेंस की इकाई ओहम है, तो ओहम का ही उल्टा होता है मोह, जो कंडक्टेंस की इकाई मानी जाती है। बाकी के ये 2 क्वेश्चन आपको भ्रमित करने के लिए दिए गए हैं, तो पहले इसको कट कर ले, बाद में ये जो 2 ऑप्शन बचेंगे इसमें से आपको सही आंसर चूज करने के लिए आसानी होगी। चलिए अभी ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर ये चित्र आपको सीबीटी एग्जाम में दिखता है तो 2 मार्क आपके बिल्कुल ही फिक्स हो जाते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड, मतलब इस सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है। तो इसको जब आप देखेंगे तो इसको देखने से ये प्रतीत होता है कि एक गन की तरह दिखती है ना, एक पिस्तल आपने देखी होगी ना। रियल में तो नहीं देखे होंगे, मूवी में तो देखे होंगे ना। तो ये बिल्कुल ही गन के जैसी प्रतीत होती है।
तो यहाँ पर देखेंगे हम 4 ऑप्शन इसके कौन कौन से है। डीप सोल्डरिंग, ये हमारा गलत हो जाएगा। सोल्डरिंग आयरन, ये भी गलत हो जाएगा। सोल्डरिंग विथ फ्लेम, मतलब एक सोल्डरिंग होती है जो फ्लेम के द्वारा की जाती है जिसमें आग जलती है, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है हमारा सी, सोल्डरिंग गन। तो इस चित्र के द्वारा ये जो सोल्डरिंग है ये गन जैसी दिखती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम सोल्डरिंग गन। तो बहुत ही आसानी से आपके 2 मार्क यहाँ पर फिक्स हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉसिबल रेंज टू मेजर द साइज ऑफ वायर इन स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज एक गोल चक्री होती है जिसको हम स्टैंडर्ड वायर गेज बोलते हैं, जिसकी सहायता से हम वायर की साइज को नापते हैं। जिस भी खांचे में कंडक्टर फिट बैठता है फिक्स, ना तो ढीला ना तो ज्यादा ही फिट, उस खांचे पे लिखा हुआ नंबर उस वायर का गेज कहलाता है। तो इसके ऊपर अधिकतम जो गेज हम नाप सकते हैं, मतलब जो उसकी अधिकतम रेंज है वो है 36, 32, 33, 34, 35, 36, इसके बाद कुछ नहीं है। तो अधिकतम रेंज यहाँ पर हमारे पास 36 है। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 0 से लेकर 36 तक, है ना। ये शुरू होता है 0 से और खत्म होता है 36। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 31, विच प्रॉपर्टी ऑफ अ गुड कंडक्टर, मतलब जो कंडक्टर होता है उसकी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे वो ये साबित होता है कि वो एक अच्छा चालक है। तो इसके अंदर जो हमारा पहला जो ऑप्शन है, लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब हर तरीके के मटेरियल, तांबा हो, एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, इन सभी का जो एक गुण होता है जो अपने अंदर से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, सभी तारों को एक साइड में 1 मीटर का वायर लेते हैं और सबों का रेजिस्टेंस चेक करते हैं। तो सभी के रेजिस्टेंस हमको अलग अलग मिलेंगे। जैसे सिल्वर जो है, सिल्वर का सबसे कम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पर हम उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के हिसाब से सबसे अच्छा कंडक्टर मानेंगे। तो विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ गुड कंडक्टर, हम इसमें से ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। उसके बाद जो हमारे 3 ऑप्शन बचते हैं, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो ये हमारा कंडक्टर में नहीं आता है, ये आता है हमारा इंसुलेटर में। हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो फिर वो कंडक्टर ग्रुप कहलाएगा ही नहीं, है ना। तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो जाएगा। लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मतलब उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, यानी थोड़ा सा भी उसको फिजिकली डैमेज करो तो टूट जाएगा, तो वो स्ट्रेंथ उसकी कम है, तो क्या वो कंडक्टर अच्छा माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये हमारा आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन 32, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन नियॉन लैम्प। नियॉन लैम्प में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम ऑप्शन ए देखेंगे, हीटिंग इफेक्ट। नियॉन लैम्प के अंदर किसी भी तरीके से हीटिंग इफेक्ट तो नहीं होता है। हीटिंग इफेक्ट होता है इनकैंडिसेंट लैम्प के अंदर और अदर जो फिलामेंट वाले लैम्प है उसके अंदर। उसके बाद दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट, ये भी नहीं होता है, कॉइल वगैरह में होता है ये। और उसके बाद तीसरा है केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट हमारा बैटरी वगैरह में होता है, तो ये भी आंसर सही नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी, गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट, तो इसके अंदर क्या होता है, इस नियॉन लैम्प के अंदर लो प्रेशर के साथ नियॉन गैस और अदर गैस भरी जाती है, और जब इसको सप्लाई दिया जाता है तो उसके जो आयन है वो विभक्त होते हैं और एक इलेक्ट्रोड से दूसरी इलेक्ट्रोड की तरफ आकर्षित होते हैं, जिसके द्वारा टकराव के द्वारा प्रकाश पैदा होता है। तो इसका आंसर क्या है हमारा, गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब ये सर्किट आपको थोड़ी अच्छी नहीं दिख रही होंगी क्योंकि एनसीवीटी के एग्जाम में भी इसी तरीके से सर्किट दिया गया है, और यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे कि ये 6 है या फिर 8 है। तो मैं आपको बता दूं, ये 6 ओहम है, 6 ओहम रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है। तो हमको क्या पता करना है, इसके अंदर पता करना है हमको करंट। तो हमारे पास करंट का एक फॉर्मूला है, क्या है करंट का फॉर्मूला, I इज इक्वल टू V अपॉन R, है ना। तो V कितना है, यहाँ पर 12 वोल्ट दिया गया है, और R कितना है 6 ओम। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर करंट इसमें से प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन
ए है, ये सही है क्या? ऑप्शन बी सही है क्या? ऑप्शन डी, ऑप्शन सी है ना, तो ये 2 एम्पियर यहाँ पर हमारा सही है। अगर हम इसको 8 ओम कंसीडर करते हैं जैसा फिगर में दिख रहा है, तो फिर जब हम 12 वोल्ट को 8 ओम से डिवाइड करेंगे तब इनमें से कोई भी आंसर मैच नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्केट एज एक्स इन द अंडरग्राउंड केबल। यहाँ पे फिर से हमको वही केबल को याद करना है, उसका क्रम जो हम बार बार देखते आ रहे हैं। पहले क्या है? कंडक्टर, उसके बाद उसका इंसुलेशन, लीड शीट, बेडिंग, आर्मरिंग और सर्विंग, है ना, ये इसका क्रम है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि किसके बाद कौन सा आता है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, पहली जो लेयर है कंडक्टर है, उसके बाद दूसरी कौन सी है? लीड शीट, और लीड शीट के बाद कौन सी है? बेडिंग। तो यहाँ पर ये जो मार्क एक्स किया गया है, ये कौन से पॉइंट पे किया गया है? बेडिंग के ऊपर किया गया है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ए बिल्कुल भी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द यूज ऑफ डीप सोल्डरिंग मेथड। डीप सोल्डरिंग मेथड विधि का उपयोग क्या है? तो चलिए डीप सोल्डरिंग की प्रोसेस मैंने आपको पहले भी बताई थी, एक बार उसको रिपीट करते हैं। एक बड़ा सा ओवन होता है, उस ओवन के अंदर उस पीसीबी ट्रे को डाल देते हैं, और उस पीसीबी ट्रे के अंदर क्या रखा होता है? इस तरीके से एसएमडी कंपोनेंट, इसको बोलते हैं हम सरफेस माउंट डिवाइस। जो पीसी इसके किसी भी तरीके से टर्मिनल नहीं होते, ये पीसीबी के डायरेक्ट सरफेस के ऊपर रखा जाता है और एक ओवन में छोड़ा जाता है, जिसके जरिए वो एक उस ओवन के अंदर से गुजरते हैं, और जब उधर की तरफ निकलते हैं तब तक उसके अंदर सोल्डरिंग हो जाती है, क्योंकि उस ओवन में उसको हीट दिया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है सी, सोल्डरिंग मिनिएचर कंपोनेंट ऑन पीसीबी। तो डीप सोल्डरिंग इनकी सोल्डरिंग करने के लिए भी काम किया जाता है। और बाकी के जो ऑप्शन है हमारा सॉफ्ट सोल्डरिंग, तो यह बिल्कुल गलत है। पाइपिंग एंड केबल सोल्डरिंग वर्क, ये भी गलत है। सोल्डरिंग सेंसिटिव इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ये भी गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई द सोल्डरिंग आयरन मस्ट बी केप्ट इनटू अ स्टैंड दैट नॉट इन यूज व्हाइल सोल्डरिंग। मतलब सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय पर उसको स्टैंड में क्यों रखा जाता है? तो ये बहुत ही आसान सवाल है। उसका जो ऑप्शन है हमारा, इट्स प्रिवेंट्स बर्न इन फायर। तो इसका ऑप्शन ए सही है। मतलब अगर हम सोल्डरिंग गन को किधर भी रख देंगे तो कोई भी चीज़ जल सकती है उसके द्वारा, या फिर आग भी लग सकती है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। बाकी के जो 3 ऑप्शन है, टू कंट्रोल द एक्सेसिव हीट, किसी भी तरीके से एक्सेसिव हीट को कंट्रोल नहीं करता है। टू सेव द टाइम ए सोल्डरिंग प्रोसेस, टाइम भी किसी भी तरीके से सेव नहीं होता है। टू सेव द ऑपरेटर फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, मतलब ऑपरेटर को शॉक लगने से बचाता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे गलत है। जो पहला ऑप्शन है हमारा वो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्केट एक्स इन अंडरग्राउंड केबल। फिर से हमारी जो है केबल आ गई है, तो इसके अंदर हम वापस फिर से एक बार इनके लेयर का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले क्या है? कंडक्टर, फिर पेपर इंसुलेशन, फिर लीड शीट, फिर बेडिंग, फिर आर्मरिंग, और फिर उसके बाद सर्विंग, है ना। तो फिगर में मार्क कहाँ पे किया गया है? 2 नंबर पे किया गया है ना, यहाँ पर। तो कंडक्टर और पेपर इंसुलेशन के बाद क्या आता है? लीड शीट आता है, बरोबर। तो हमारा जो आंसर होगा, आंसर नंबर 4 सही है। विच मेटल इज यूजेड एज अ कंडक्टर फॉर वायरिंग। मतलब वायरिंग हम जब करते हैं तो उस वायर के अंदर कौन सा मेटल का यूज किया जाता है, कौन से धातु का यूज किया जाता है? तो हमने ज्यादातर कॉपर को ही देखा है, कॉपर, और दूसरा एक होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बहुत ही कम मात्रा में यूज होता है, लेकिन इसके अंदर एल्यूमिनियम ऑप्शन तो है ही नहीं, बरोबर। उसके बाद अब हम दूसरा देखेंगे, सिल्वर। सिल्वर यूज होता है घरों की वायरिंग में? नहीं होता है। जीआई वायर यूज होता है, लेकिन वो केवल अर्थिंग के लिए यूज होता है। तो हम किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन बी के साथ, कॉपर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज यूज्ड इन ओवरहेड लाइंस फॉर हाई टेंसाइल स्ट्रेस। मतलब यहाँ पर अब पिछला जो हमने जॉइंट देखा था वो तनाव के लिए था, ये है उच्च तनाव के लिए, उच्च तन्यता, टेंसाइल। मतलब अगर खिंचाव वगैरह भी हो तो वो उसको सहन कर सके। तो उसके लिए स्कार्फ जॉइंट तो नहीं है, ब्रिटानिया टी जॉइंट भी नहीं है, और ब्रिटानिया स्टेट जॉइंट भी नहीं है। तो एनसीवीटी के अंदर जो इसका आंसर दिया गया है वो है वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, सी। इसके अंदर जो हमारा ऑप्शन है ब्रिटानिया स्टेट जॉइंट,
तो हम इस ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि यह भी अधिक तन्यता जो है उसको साइन कर सकता है, अधिक खिंचाव को भी साइन कर सकता है। लेकिन एनसीवीटी के अंदर जो राइट आंसर अभी दिया गया है वो है वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, और अभी हमको उसके हिसाब से जाना पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज यूज्ड फॉर एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर इन ओवरहेड लाइन। मतलब अगर हम ओवरहेड लाइनों में वायरिंग कर रहे हैं, वायरिंग करते समय वायर खत्म हो गया, फिर हमको क्या करना पड़ता है, दूसरा वायर ज्वाइन करके उसकी लंबाई बढ़ाना पड़ती है। तो उसके लिए कौन सा जॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं वापस से वही ऑप्शन है वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि अगर वायर जब हमारा समाप्त तो होता है किसी पॉइंट पर, तो दूसरा वायर को हम इस तरीके से ज्वाइन करके उसकी लंबाई को बढ़ाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यू। पहले हमको पूछा गया था इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट, जो हमने कूलोम को सिलेक्ट किया था, लेकिन अभी हमको क्या पूछा गया है, कूलोम का फॉर्मूला। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका यूनिट क्या है, कूलोम है ना, यहाँ पर दिया गया है, और उसका फॉर्मूला क्या है, करंट गुना टाइम। तो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन ए में करंट गुना टाइम। वोल्टेज और करंट ये तीनों भी गलत है। कितने एम्पियर की धारा जो प्रवाहित हो रही है कितने समय तक, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अपने घर में आपने एनर्जी मीटर भी देखा होगा, उस एनर्जी मीटर में क्या होता है कि हम कितना एम्पियर कितने समय तक यूज कर रहे हैं। जैसे आप एक लाइट को 2 घंटे यूज करेंगे तो 2 घंटे के हिसाब से बिल आएगा। अगर आप 8 घंटे यूज करेंगे तो 8 घंटे के हिसाब से बिल आएगा, है ना। तो करंट गुना टाइम जो है वो हमारा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल हैपन टू पीवीसी केबल कैरीज एक्सेस करंट कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग पीरियड। मतलब अगर हम लंबे समय के लिए उसके अंदर से अतिरिक्त धारा प्रदान करते हैं तो उसके ऊपर जो लगा हुआ अचालक है उसके ऊपर इफेक्ट क्या होगा। तो उस कंडक्टर के अंदर क्या पैदा होगा, अतिरिक्त करंट प्रवाहित होने की वजह से हीटिंग पैदा होगी, और उस हीटिंग की वजह से क्या होगा कि उसके ऊपर का जो इंसुलेशन है वो डिक्रीज हो जाए, इंसुलेशन का रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेटिंग फैक्टर ऑफ केबल प्रोवाइडेड विद कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। मतलब इसके ऊपर जो प्रोटेक्शन लगा हुआ है वो कौन सा है, कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन, और दूसरा एक होता है क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। तो उसका हमने जो फैक्टर देखा था करंट रेटिंग फैक्टर वो था 1.23, और इसका जो करंट रेटिंग फैक्टर है वो है 0.81। मतलब अगर किसी 16 एम्पियर की अगर कोई केबल है तो उसको हम जब इसके करंट रेटिंग फैक्टर से गुना करेंगे तब वो कितना आएगा हमारा, लगभग 13 एम्पियर के आसपास आएगा, 12.96 एम्पियर, यानी लगभग 13 एम्पियर के आसपास ही उसका आंसर आएगा। तो ये कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन में क्या होता है कि अगर हम उसके अंदर से अतिरिक्त धारा प्रवाहित करते हैं तो वो 4 घंटे के बाद ट्रिप होंगी, है ना। मतलब 4 घंटे तक, जैसे 1.5 गुना करंट अगर हम उससे प्रवाहित करें तो 4 घंटे के बाद वो चीज़ ट्रिप होंगी या फिर कट आउट होगा, उसको हम बोलते हैं कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। अभी उसका जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, जो होता है हमारे पास रिवायरेबल फ्यूज। ये जो है ये 4 घंटे के बाद कट होगा हीट होने के बाद, और अगर क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन अगर यूज किया गया होगा तो वो 4 घंटे के भीतर ही कट आउट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। इस औजार का नाम क्या है। तो यह कटिंग प्लायर भी नहीं है, वायर स्ट्रिपर भी नहीं है, साइड कटिंग प्लायर भी नहीं है। हमारे पास जो ऑप्शन बचता है सी, क्रिम्पिंग टूल। इसके द्वारा हम लग्स वगैरह को वायर के अंदर फिक्स करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द पावर ऑफ डीसी सर्किट। डीसी सर्किट के अंदर पावर नापने का फार्मूला क्या है। बहुत ही आसान सवाल पूछा गया है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, करंट और वोल्टेज को गुना करते हैं, तो उससे हमको पावर पता चल जाती है। P = V × I। और बाकी के जो क्वेश्चन है ये आपको गुमराह करने के लिए बनाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द कॉज ऑफ कोल्ड सोल्डर डिफेक्ट इन सोल्डरिंग। मतलब इस तरीके से जो सोल्डर होता है वो थोड़ा सा सफ़ेद जैसा दिखता है, चमकदार नहीं दिखता है, थोड़ा सा सफ़ेद दिखता है।
जिसके कारण क्या होता है कि उसके अंदर ऑक्सीडाइजेशन हो सकता है, जिसके कारण वो जॉइंट खराब हो सकता है। तो वो डिफेक्ट क्यों होता है वो इसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन इसका है बी जो है वो बिल्कुल भी राइट आंसर है। मतलब इनसफिशिएंट हीटिंग, मतलब उसको जितनी हीटिंग चाहिए उतनी हीटिंग नहीं मिल रही है, इस वजह से कोल्ड शोल्डर डिफेक्ट माना जाता है। और अगर वो शोल्डर एकदम अच्छे से चमक रहा है, चमकदार दिख रहा है, इसका मतलब उसको पर्याप्त हीटिंग भी मिली है और वो शोल्डर अच्छा भी हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग मेथड इज यूज्ड फॉर सर्विसिंग इन रिपेयरिंग वर्क। मतलब सर्विसिंग और रिपेयरिंग वर्क करते टाइम आप कौन सी सोल्डरिंग मेथड का उपयोग करते हैं। तो डीप सोल्डरिंग तो हम नहीं करते, ये ज़्यादा मात्रों में या फिर कुछ एसएमडी कंपोनेंट के लिए करते हैं। उसके बाद सोल्डरिंग विद फिल्म भी नहीं करते हैं। जो इसका ये दो तो कट हो जाएंगे, अब हमारे पास बचता है ये दो ऑप्शन में हमको ज़्यादातर कंफ्यूजन एग्जाम में देखने को मिलेंगी। तो सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन के साथ हम जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसका टेम्परेचर भी हाई होता है, बहुत ही जल्दी हीट भी हो जाती है। अगर हमको कोई चीज़ रिपेयर करना हो तो बहुत जल्दी अपने टेम्परेचर पे पहुंच जाती है। सोल्डरिंग आयरन के मुकाबले में सोल्डरिंग गन का टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। और सोल्डरिंग गन के साथ हम जो हमारा सोल्डरिंग मटेरियल होता है तार, उसको भी अटैच कर सकते हैं। तो हमको तार और वायर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही हाथ से दोनों काम हो जाता है। इसलिए हम सर्विसिंग और रिपेयरिंग के लिए सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर। मतलब जैसे हमने देखा एक स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है ना, रेजिस्टेंस, तो उसी तरीके से ये बिल्कुल उसके ही विपरीत होता है। मतलब हर तरह के तार, जैसे आप 1 मीटर का तार लेंगे, कॉपर का, सिल्वर का, एल्यूमिनियम का, तो सबों के अंदर जो करंट को प्रदान करने की सबों के अंदर से करंट जो आसानी से प्रदान कर सकता है, तो सबों की वैल्यू अलग अलग होंगी। सबसे कम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो चांदी का है, तो चांदी की जो कंडक्टिविटी होंगी वो पर मीटर ज़्यादा होंगी, है ना। तो यहाँ पर अभी किसका पूछ रहा है, कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर, तो इसकी कंडक्टिविटी होती है 35 मो पर मीटर, है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट, इस जोड़ का नाम क्या है। तो इससे पहले हम देखेंगे स्कार्फ जॉइंट इस तरीके से होता है। दो तार इस तरीके से क्रॉस शेप में एक के ऊपर एक रखते हैं और उसके ऊपर एक तार अतिरिक्त लपेट देते हैं। तो ये इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा हमारा वेस्टर्न यूनियन जॉइंट तो हम देख चुके हैं, ये जॉइंट भी उस तरीके से नहीं है। और ब्रिटानिया स्टेट जॉइंट ये भी हमने देखा हुआ है, दो तार को इस तरीके से रखते हैं 90 डिग्री पे और अतिरिक्त तार द्वारा उसको बाइंडिंग कर देते हैं। तो ये भी नहीं है। अब हमारे पास जो ऑप्शन बचता है ए मैरिट जॉइंट, तो ये हमारा आंसर सही है। इसमें क्या करते हैं, इस तरीके से तारों को आपस में एक दूसरे में मिला देते हैं, है ना। उनका मिलन होने के बाद उन तारों को आपस में जोड़ देते हैं। तो मिलन से याद रखना मैरिट। लास्ट क्वेश्चन, विच इज प्रोवाइडेड अबाउट द मेटेलिक शीट इन अंडरग्राउंड केबल। मतलब अंडरग्राउंड केबल में मेटेलिक शीट के ऊपर कौन सा लेयर प्रदान किया जाता है। चलिए वापस से एक बार हम इसके सीक्वेंस देखेंगे। कंडक्टर, पेपर इंसुलेशन, लीड शीट, बेडिंग, आर्मरिंग और सर्विंग, है ना। तो किसके ऊपर पूछा गया है, मेटेलिक शीट के ऊपर। जो लीड शीट है हम उसको ही मेटेलिक शीट भी बोलते हैं, ये अलग। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है बी वो सही है। तो चलिए यहाँ पर हमारा जो इस एनसीईआरटी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी इंपोर्टेंट नीम क्वेश्चन का चौथा पार्ट खत्म हुआ। और इसके अंदर हमने मॉडल नंबर 2 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे 26 से लेकर 50 क्वेश्चन हमने कवर किए। और इसके पहले 1 से लेकर 25 क्वेश्चन पार्ट 3 के अंदर हमने कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो पार्ट भी जरूर देख ले। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।